हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत जो पर्सनालिटी मौजूद है भारत से, बेसिकली वो एक इंजीनियर हैं और साथ में अपनी जो एक टेक जो कंपनी वो भी चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इस बारे में। आज हम उनसे जानेंगे कि भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी की जो तरक्की हुई है उसके पीछे ये कब से स्टार्ट हुई है और उसके जो भारत की जो हालिया जो तरक्की है उसमें उसका क्या रोल है। जैसे कि हम अगर देखें तो पहला जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन कॉलेज था वो 1847 में ही भारत में कायम हो चुका था और उसके बाद में जो आईआईटी है वो 1950 में शायद वो खड़गपुर में वो कायम किया गया। इसके साथ साथ बाकी बहुत अहम रोल है इस वक्त जो इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 मिलियन जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है हर साल पास आउट होते हैं। और उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की जो सनत है वो उसमें भारत पूरी दुनिया में इस वक्त लीडिंग पोजीशन के अंदर है और इंडिया की जीडीपी में इसका जो हिस्सा है वो 7.4% है और उसको 10% तक ले जाने की कोशिश हो रही है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। साथ में पाकिस्तान के अंदर देखिए कोई भी चीज़ हो तो उसकी जब बुनियाद अच्छी हो तभी वो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो भारत की एक बुनियाद अच्छी थी और वो बिल्डिंग उसके ऊपर बहुत ही एक शानदार बिल्डिंग जो है वो अब तामीर हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो गई, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? धन्यवाद, आपने बुलाया, आपका धन्यवाद। और जो आप जानना चाहेंगे और जितना मैं कोशिश करूंगा क्या आपको बता सकें जिससे हर जगह के लोग बेनिफिट करें, आपके यहाँ भी लोग बेनिफिट करें। हो सकता है कि कुछ सीखें या कुछ कोई ऐसी बिल्कुल चीज समझ में आ जाए जो जो ठीक लगे तो उसको लोग पकड़ सकते हैं, वो देखा जाएगा आगे। बिल्कुल, आपसे बात करने का मकसद ही ये है कि आपसे हम कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और हमारे साथ-साथ वो जो पाकिस्तानी हैं, वो भी आपसे कुछ चीज़ें उनको हासिल हो सके और अ, हो सकता है कि ये इससे सीख कर पाकिस्तान भी कोई तरक्की की राह के ऊपर गामज़न हो सके। हम भी कुछ जो है वो भारत की तरह या आपकी तरह हम भी तरक्की की राह पर वो चल सके। तो सर, सवाल मेरा सिंपल सा सवाल है कि जो भारत जिस पोजीशन पर है आज, इसके पीछे इसका राज क्या है? इसकी शुरुआत कब से हुई और आप इसके अंदर किसका अहम एक रोल देख रहे हैं? जी, ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत आपने बहुत इम्पोर्टेंट उठाया है। और जब भी हम भारत में एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर हम आज भी जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे आप मोस्टली 1947 से लेके ये 2024 के बीच की डिस्कशन को कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं। जी, लेकिन अगर देखिए क्या होता है, अगर आपका आपको जड़ आपकी ना पता हो, अगर आपकी जड़ का कोई आपको कोई ज्ञान ना हो, तो आप आगे कुछ आप पता नहीं लगा सकते, तो कुछ पता नहीं लगा। तो मैं एक 2 मिनट का एक समय लेकर के आपको एक बैकग्राउंड बोलूं, जो ये हमारा जो ये जो रीजन है, जिसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और उधर अपना आप मान के चलिए कि अफगानिस्तान तक भी जो आता था, इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। मतलब कि जब इस धरती पे जब सभ्यता आई थी, तो जो पढ़ाई का जो सबसे बड़ा हब हुआ करता था वो यही एरिया हुआ करता था। जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो लगभग लगभग 2500 साल पहले केरल में कई मठ ऐसे थे। हाँ, सेंट्रल इंडिया में एक उज्जैन एक जगह है। उज्जैन पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। उसके काफी बाद में, मतलब जो जिस समय की मैं बात करता हूँ उसके कई 100 साल के बाद की कहानी है, नालंदा की यूनिवर्सिटी जिसको खिलजी ने जला दिया था, हुँ, जिसके बारे में इतिहास से मालूम है कि 3 महीने तक वहां जी, की पुस्तकें जलती आग रही, जलती रही। लाइब्रेरी जलती रही। हुँ, जी। जो क्या होता था कि जो कश्मीर में है, आज के कश्मीर में शारदा पीठ, जितने शारदा भी ये पीठ है। पीठ हुआ करते थे, जितने भी ये हुआ करते, ये एजुकेशन के एक्चुअली हब हुआ करते थे। हुँ, आपके जो आज पाकिस्तान में है पेशावर, वहां पे भी पढ़ाई का बहुत अच्छा हब हुआ करता था।
तक्षशिला, तक्षशिला आप अगर आप बात करेंगे तो अभी आप ही की तरफ से टैक्सला। आता है तक्षशिला। जी, जो टेक्सला बोला जाता है, बट इसको संस्कृत में जो एक्चुअली नाम वो तक्षशिला है। तो क्या होता है कि जब ये वो पीरियड था जिस पीरियड में भारत में पढ़ने के लिए चीन से भी लोग आते थे, इजिप्ट से भी लोग आते थे, इंडोनेशिया से लोग आते थे, और इस पूरे रीजन में सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि अगर आज की डेट में हमारे भारत से या पाकिस्तान से या किसी अन्य देश से कभी कोई स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन करेंगे, जर्मनी जाए, फ्रांस जाए, तो उसको पहले एक 6 महीने का वहां का लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा, चाहे वो फ्रेंच और जर्मनी जिसको आनी चाहिए, जर्मन आनी। उसी तरह से जब भारत में लोग आते थे तो पहले उनका एक क्रैश कोर्स हुआ करता था जिसमें वो लोग संस्कृत समझ पढ़ते थे। बहुत सारे चाइनीज ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जो जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो भारत आए, पहले उन्होंने इंडोनेशिया जाकर के 6 महीने संस्कृत सीखी। यहाँ के उस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए एक तरह का एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था उस जमाने में भी, और जो उसमें पास होते थे उन्हीं को तक्षशिला में, उन्हीं को नालंदा में, उन्हीं को उज्जैनी में, उन्हीं को श्रृंगेरी मठ में, उन्हीं को कांचीपुरम में, पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज में इनको एडमिशन हुआ करता। तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट में चरक यही इस देश में पैदा हुए, वारामिहिर इस देश में पैदा हुए, जिनके स्पेस पे उनका बहुत अच्छा उनका रिसर्च रहा। यहाँ पे ही आपको जीरो का भी आविष्कार हुआ, यहाँ पे ही डेसिमल भी मिला इसी रीजन में। बस अंतर ये है कि जब ये रीजन कुछ हिस्सों में अंग्रेजों के द्वारा बांटा गया तो कई लोग अपनी उस पुरानी उस जड़ को भूल गए और कुछ लोगों ने अपनी उस जड़ को पकड़ के रखा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने उस जड़ को पकड़ के रखा और ये जान के रखा कि इस संसार में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है दैट इज एजुकेशन, और उस एजुकेशन को जब हम स्ट्रांग बना के रखते हैं जब तो हम दुनिया की अच्छा, एक किसी भी चीज सवाल को अचीव किया जा एक सवाल मेरे सकता है। माइंड जी में आया, जरा अगर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। टेक्सला की आपने बात की और शारदा पीठ की आपने बात की, तो कब तक इनके अंदर जो है वो तालीम जारी रही थी? आया पाकिस्तान जब बना उस वक्त वहां पर तालीम दी जा रही थी या उससे पहले वहां पर खत्म हो गया था निजाम तालीम का? नहीं, टेक्सला खत्म हो चुका यूनिवर्सिटी था और शारदा पीठ। पाकिस्तान। जी। पाकिस्तान बनने के पहले खत्म हो चुका था, क्योंकि जब हम्म, ये मिडल ईस्ट से और अन्य जगहों से जो बारबेरियंस इन्होंने अटैक किए थे, इन्होंने सबसे पहले अटैक करके इन्हीं चीजों को समाप्त किया। तो हम्म, और बहुत लंबे समय पे है, मतलब अभी हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन जब वो अटैक किया उन्होंने तो न सिर्फ यहाँ के उस संस्कृति और एजुकेशन के चीजों को समाप्त किया, बल्कि एक मास कन्वर्जन भी हुआ। और मास हम्म, कन्वर्जन होने के कुछ समय के बाद में जो लोग भी कन्वर्ट हुए वो अपनी पुरानी रूट्स पे गए नहीं और अपनी पुरानी रूट्स को भूल ही गए, तो दोबारा उस चीज को वो रिवाइव नहीं किया। हम्म, तो सही। होता यह है कि जब आप देखेंगे तो 1100 से 800 900 1100 के बाद में चीजें डिटोरिएट होनी चालू हो गई। अटैकर्स आते चले गए, उन्होंने शारदा पीठ भी जलाया, उन्होंने तक्षशिला भी खराब किया, उन्होंने पेशावर में भी खराब किया। जो आप देखेंगे तो इस समय जो बलूचिस्तान में जो हिंगलाज देवी है उसके पास भी एक मठ हुआ करता था, वहां से भी एजुकेशन। और होता ये था कि जो बड़ा अच्छा उसमें सिस्टम था, जैसे आज की डेट में हमारे आईआईटी दिल्ली का इंजीनियर और साइंटिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम में हार्वर्ड कैम्ब्रिज जाता है, वहां का यहाँ आता है। उसी तरह से हम्म, उसी तरह से पेशावर और शारदा पीठ का केरल जाते थे, केरल के लोग उज्जैनी जाते थे, उज्जैनी के लोग आसाम में स्थित मठों में। तो ये पढ़ाई का एक विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन का ये हब ये रहा है, ये पूरा का पूरा रीजन। बीच का जो 500-600 साल का जो पीरियड रहा है जिसमें इसको डिस्ट्रॉय किया गया, डिस्ट्रॉय करने के बाद में हमने उस चीज को रिवाइव करने का कोशिश किया, बाकी लोगों ने वो अपने उस जड़ को रिवाइव करके कोशिश नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम ये बोल सकते हैं कि नॉट ओनली इन द एशिया बट इन द वर्ल्ड वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन हब, नॉलेज हब ऑफ द वर्ल्ड। हम्म, बिल्कुल। तो इसके ऊपर काम कब से, जैसे कि हमने देखा, आपने बताया कि भारत जब आजाद हुआ उसके फौरी बाद में नेहरू जी ने जिस तरीके से वो खड़गपुर का वो उन्होंने वहां पर इफ्तिताह किया, या वो वहां से हुआ स्टार्ट। थोड़ा सा आगे अब बढ़े, थोड़ा सा आगे हमें बताएं कैसे ये फिर उसके ऊपर ज्यादा फोकस कब किया गया इन सारी चीजों के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको एक बात बताएं, आपके लाहौर में एक पंजाब यूनिवर्सिटी है जी। और हमारे चंडीगढ़ में भी एक पंजाब यूनिवर्सिटी, इसकी बड़ी तगड़ी हिस्ट्री है। हम्म, जब ये दो देश बने तो
तो ये था कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चली जाएगी तो हमारे यहाँ के लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द वेरी फेमस एंड वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। तो उस पंजाब यूनिवर्सिटी रहे हमारे पास, क्योंकि बिल्डिंग तो उठा के ला नहीं सकते लाहौर से इंडिया में, जी लेकिन नाम नाम तो रहना चाहिए। तो आपके जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसकी स्पेलिंग है PUNJAB, पंजाब JAB यूनिवर्सिटी। जी जी हमारे यहाँ पे जो चंडीगढ़ में है नाम तो वही है, PANJAB है, लेकिन इसकी स्पेलिंग PAN है। पर हमने सही वो नाम भी नहीं छोड़ा। हम्म और मजे की बात है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी पूरे दुनिया दोहाई दे रही है, आपके यहाँ पे भी गाहे बगाहे बोला जाता है, मैं देखता रहता हूँ, लोग बोलते हैं उनके पास IIT, उनके पास IIT है। वो जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो नींव थी वो MC सरकार जी ने रखी थी। एक जोगिंदर सिंह सरकार जी थे, वायसराय के रिप्रेजेंटेटिव थे, और 1940 में IIT बनाने का कंसेप्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। 1942 में IIT काउंसिल बन चुकी थी, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्री इंडिपेंडेंट बिफोर 1947 का कंसेप्ट है। लेकिन वाह मैं आपको बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके जो फाउंडर्स थे उन लोगों के अंदर में इतनी भी तमीज नहीं थी कि वो एक IIT ले सके अंग्रेजों से। उसको PIT बना लिए होते, PIT कर दिए होते, भाई कौन मना किया जी था। लेकिन हमारे यहाँ के जो, भाई हर जगह के प्रो है कौन से, हम लोग नेहरू जी की नीतियों को बहुत मानते भी हैं और बहुत हम लोग उसका विरोध भी करते हैं। हमारा वो डेमोक्रेसी है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि उस समय की सरकारों में ये विजन था कि IIT हमें बनानी ही है, जो ये चालू हुआ है वो हमारे पास रहे, जो स्टार्ट हुआ हमने उसको रोकना नहीं है। तो उस तरह से क्या हुआ कि जब वो उन्होंने उसके लिए पैसे वगैरह सब सैंक्शन कर दिए थे अंग्रेजों ने ही, लेकिन फिर जब वो चालू हुआ तो हमने उस चीज को रोका नहीं, और हमने जो IIT बनाई, तो उस IIT के प्रोजेक्ट को हमने हिंदुस्तान में रखा, भारत में रखा। खड़गपुर में बनी, फिर बॉम्बे में बनी, कानपुर में बनी, चेन्नई में बनी, और रुड़की में तो खैर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की पहली है, जो कि बाद में हम लोगों ने उसको जी IIT में कन्वर्ट कराया। तो इस तरह से बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास, जो कि अभी चेन्नई है, ये 5 IIT हमारी उस फर्स्ट IIT काउंसिल जो प्री इंडिपेंडेंस था उसके थ्रू हमने लिया करके हमने बना लिया। आपके फाउंडिंग लोगों में से किसी ने ये भी जोहरत निभाई कि भाई अगर ये बना रहे हो तो 5 है, तो इसमें से 1 या 2 हमें दे दो, हम एक लाहौर कराची में बना लेंगे। लेकिन हमने किया। तो मेनली वहां से शुरू होता है। फिर उसके बाद में देखिए क्या होता है कि वो तो बन गई, लेकिन किसी भी चीज के लिए आपको एक लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जी जब हमारे पास जब ये IITs बनी तो उस समय हमारे जो फैकल्टी और जो प्रोफेसर्स थे जो पढ़ाया करते थे, बहुत सारे वो यूरोपियंस और अमेरिकन्स थे। हमको वो IIT को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे IIT कानपुर को आगे बढ़ाने के लिए हमको MIT अमेरिका से मदद लेनी पड़ी। नॉट ओनली फाइनेंशियल ग्रांट, टेक्निकल हेल्प, फैकल्टी हेल्प, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, वो सारा हमने किया। IIT बॉम्बे को रशिया की मदद से किया, IIT दिल्ली UK की मदद से किया, उसी तरह से IIT मद्रास या कोई एक है जो हमने जर्मनी की मदद से किया। शुरू में हमारे पास नहीं थे, लेकिन जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब 10 साल गुजर जाता है, जब IIT का एक पढ़ा हुआ बंदा, या तो जिसने कहीं से BSc किया, IIT से BSc नहीं कर सकते, BTech कर सकते हैं, तो कहीं से किसी ने BSc किया लेकिन उसने IIT से MSc और PhD कर दिया, या फिर वो BTech MTech करके IIT, जब वो 10 साल का उसका ये जो पीरियड हुआ, उसने सब जगहों से अपनी एक पढ़ने की एक्सपीरियंस ली, पढ़ाने की एक्सपीरियंस ली। नाउ जब हमारी की शुरू में IIT बनी, हमारे पास जब फैकल्टी की कमी थी, 10 साल के बाद हमारे पास फैकल्टी हमारी अपनी इंडिजिनियस तैयार हो गई। वो जो है उन्होंने न सिर्फ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सारे तो नहीं बन सकते, कई हजारों एक IIT में हर साल तैयार हुए, तो वो जब उन्होंने अन्य IIT में फैकल्टी बने तो उन्होंने और अलग इंस्टीट्यूशन से अपनी सेवाएं देना चालू कर दी, अलग कंपनीज में अपनी सर्विसेज देना चालू किया, या कई दूसरे कंट्रीज में चले गए, अमेरिका जर्मनी चले गए, वहां उन्होंने कुछ टेक खोला और वो टेक्नोलॉजी वहां पे खोल करके उस टेक्नोलॉजी चीजों को इंडिया में ट्रांसफर चालू किया। सो इट वाज लाइक फर्स्ट 10 ईयर स्ट्रगल, लेकिन उस 10 ईयर में एक फाउंडेशन, और उसके बाद जब आप आते हैं तो आज हमारे पास 23 IIT है, ऑलमोस्ट 1 IIT इन एवरी स्टेट। और हम खाली IIT की क्यों बात करते हैं,
क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ एक जैसे होता है कि आईटी आईटी और आईआईटी, इस पे नहीं होता है। आपको लाइफ के किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी करने आपके अलग अलग सेक्टर्स में उसका वो जो है मजबूत होनी चाहिए। जी। अगर आपका इंजीनियरिंग मजबूत है तो आपका मैनेजमेंट भी मजबूत होना चाहिए। हमारे पास हम्म, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड टॉप क्लास मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसको बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वाह। वो अभी आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आपको एडमिशन नहीं होगा, हम्म, इतना टफ उसका कंपटीशन है। हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में के मैनेजमेंट में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल। आईएम में एडमिशन बहुत मुश्किल है। जस्ट लाइक कि आपका एमआईटी हार्वर्ड में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए अखरोट दांत से चबाने पड़ेंगे और हम्म, रोज 100 चबाने पड़ेंगे। तो उसी तरह से आप जब किसी आपने कंपनी चलानी है ना, कंट्री हम्म, चलानी है, देश की इकोनॉमी चलानी है, तो आप खाली मशीनें बना के नहीं कर सकते, आपको उन चीजों को मैनेज करना पड़ा। आपको अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो हमारे पास मैनेजमेंट के कॉलेज है। और एक चीज लो जो दुनिया भूल रही है, जो शायद आप जान रहे होंगे, लेकिन मैं याद दिला दूं कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फार्मा हब। हम पूरे हम्म, संसार को दवाइयां देते हैं। जी। पाकिस्तान हम में भी आपकी मेडिसिन आ रही है, मैं भी आपकी मेडिसिन खा रहा हूँ। हम पूरे संसार को देते हैं। हमारे यहाँ की टॉप कंपनी सन फार्मा, रैनबैक्सी फार्मा, ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, कैडिला, सिप्ला, ल्यूपिन, दे आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट फार्मा कंपनीज इन द वर्ल्ड। एस्ट्राजेन, ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट जिसने वैक्सीन बनाई कोविड की, भारत सीरम जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई इंडिजिनस। तो हम तो ये कैसे हो गया? तो आईआईटी ने तो नहीं बना के दिया ये। हम्म, तो जाहिर सी बात है हमारे पास फार्मा एजुकेशन का भी बहुत बढ़िया सिस्टम है। हम्म, ये दवाइयां तब बनेगी जब आपके पास साइंस बढ़िया होगी, आपकी केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, आपकी बायो साइंस बहुत बढ़िया होगी। हमारे पास उसका भी सिस्टम बहुत अच्छा है। हम्म, हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट है जो फार्मास्यूटिकल के लिए, उसका भी कंपटीशन इतना ही टफ है जितना आपको एक आईआईटी या एक आईएम में जाने के लिए टफ। उसी तरह से अगर आप हम्म, फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयां बनाना चाहते हैं, दवाइयां पढ़ना चाहते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मासी में जाने के लिए भी वैसा ही टफ एग्जाम, वैसा ही टफ है एंट्रेंस। उसी तरह साइंस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन है, उसके लिए भी आपको वही बच्चे जाते हैं जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया, तो उन्हीं का एडमिशन वहां पे होता है। सो वी हैव इन प्लेस मेनी मेनी थिंग्स, जो कि अमेरिका में भी है, जो कि यूरोप की कंट्रीज में भी है, उसी तरह से हमारे देश में भी है। जी। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा कि जैसे कि आपने मेडिकल साइंस की बात की, तो भारत के जो डॉक्टर्स हैं या भारत के अंदर जो मेडिकल के जो उसके अंदर जो जिद्दत है, नई जो इन्वेंशंस हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अभी लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा था, लेकिन भारत के अंदर हो रहा था। पाकिस्तान से पेशेंट वहां पर जा रहे थे। जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो भी हमने देखा कि पाकिस्तान से पेशेंट जो है भारत में जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने सुना कि कैंसर के बारे में एक बहुत अच्छा कुछ एक मेडिसिन निकाली है कि जो ये कीमोथेरापी या इस तरह की जो चीजें हैं वो भी अब वो मेडिसिन के थ्रू ही वो कीमोथेरापी भी हो सकेगी। तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि मेडिकल साइंस के अंदर भी हमने भारत का बहुत चर्चा सुना है, नाम सुना है। एज ए पाकिस्तानी हम इस चीज को देखते भी रहते हैं कि पाकिस्तान से बहुत सारे जो है यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये वजह क्या है कि पाकिस्तान भी आपके साथ ही एक नया मुल्क बना, आप आजाद हुए, पाकिस्तान नया मुल्क बना, लेकिन हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें आपसे बहुत हम पीछे हैं। अब मेडिकल साइंस की अगर बात की जाए, आईआईटी की बात की जाए, या ओवरऑल वैसे ही डेवलपमेंट की अगर बात कीजिए, तो पाकिस्तान के पीछे रहने की वजूहत क्या है? एक तो आपने बोला कि हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने उस वक्त जो है वो मिस्टेक्स की, कुछ की, लेकिन अगर मिस्टेक्स भी की थी तो लेकिन फिर भी तो जो हमारी आगे जो हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ फ्लॉ रह गए, या क्या ऐसा आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी चीजें कि जिनको हम इम्प्रूव करें तो हम भी जो कुछ बेहतर हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एक ग्रोथ करने का और एक अंदर में चाहत होनी चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो हालत है, उस सिचुएशन में कितना ही बुद्धि लोगों का काम करेगा, किस एरिया में जाके जो है इम्प्रूवमेंट चालू करेंगे, दैट इज ए टिफ।
टफ कॉल है, मुझे तो नहीं, हालांकि किसी भी चीज को कितना भी उसको जरूर रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए एक बहुत बड़ा सेल्फ डिटर्मिनेशन और बहुत ईमानदारी चाहिए होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, अगर आपने कोई भी किसी भी हर चीज को आपको एक एज ए प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छे बनाने हैं, सबसे बड़ी चीज बेसिक रिक्वायरमेंट वही है। एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है, वही आपके समाज का, आपके देश का रीढ़ का हड्डी होता है। अब आप देखें, आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना होगा। हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब होता है में जाएगा जैसे आपका ये प्रोग्राम, या हम लोग फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आप देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी स्टार्टअप कंपनीज हैं। आपने नाम सुना होगा एक म्यूजिकल कंपनी, म्यूजिक सिस्टम में बहुत फेमस कंपनी है बोस, BOSE, बोस। जी क्या आपको नाम है? वो एक इंडियन व्यक्ति है बोस, जी। है अमेरिकन कंपनी। वो MIT से चालू हुई, एक छोटे से हम्म, म्यूजिक सिस्टम से कंपनी चालू हुई, आज पूरे वर्ल्ड को रूल कर रही है। एंड इट इज ए यूनिवर्सिटी स्टार्टअप कंपनी, यूनिवर्सिटी की एक जगह से। तो क्या होता है कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है ना, वहां पे आपको ऐसा एजुकेशन इम्पार्ट करना लोगों को कि चीजें स्टार्ट हो सके। जब तक कि स्टार्टअप कल्चर नहीं आएगा, अमेरिका ने बहुत पहले स्टार्टअप कल्चर लिया, वो बहुत आगे निकल गया। हमारे यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर धीरे धीरे चल ही रहा था, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत तेज उभरा है। एक एक हम्म, यूनिवर्सिटीज हमारे, एक एक इंजीनियरिंग, हम IIT की तो बात ही नहीं करते। आप IIT तो बहुत अलग चीज हो गई। हमारे जो 3 टियर 4 टियर या 5 टियर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पे भी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और कंपनीज है। एक एक इंस्टीट्यूट में 20-20, 30-30, 40-40 ऐसी कंपनियां आपको स्टार्टअप में करती, जो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ का बिजनेस कर रही है। प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं, आइदर इन द हम्म, फॉर्म ऑफ सर्विसेज और इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि जब तक कि आपका एजुकेशन सिस्टम नहीं स्ट्रांग होगा, तब तक, और उस एजुकेशन सिस्टम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को आना है, और आपने उस एजुकेशन को साइंस तक ही सीमित रखना, और उसके अंदर में साइंस के अलावा और कोई चीज उसके अंदर घुसानी नहीं। बिल्कुल। तो एंड में आखिरी सवाल ये है कि इसमें मोदी जी की गवर्नमेंट का, बीजेपी की गवर्नमेंट का कितना रोल है भारत की तरक्की में? ये जैसा ही मैंने कहा है कि पिछले 10 सालों में जो एक स्टार्टअप कल्चर जो बढ़ा है, जी दैट जी इज जी जी। वेरी। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च करते थे, रिसर्च करके इन्होंने कोई नया फार्मूला बनाया, क्या नई तरीके बनाया, या सब नया मॉलिक्यूल बनाया, वो बना करके वो चीजें फाइलें दब जाती थी। एक हम्म, बंदा आता था, PhD करता था, अपने प्रोजेक्ट बनाता था, प्रोजेक्ट लिखता था, और फिर वो उसका PhD हो गई, वो चला गया। मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ा चीज किया कि सभी इंस्टीट्यूशंस को फ्री हैंड दिया कि यू कैन डू कोलेबोरेशन विद प्राइवेट कंपनीज। आप हम्म, उनसे ग्रांट भी ले सकते हो। आप जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकते हो। उससे फायदा क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को जो है ना, वो गवर्नमेंट के ग्रांट पे भी नहीं डिपेंड रहना पड़ रहा है। वो अपना खुद ही बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, कई 100 करोड़ रुपए का फंडिंग इंडस्ट्री से जुटा रहे हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में माला माल के धन्य हो रही है, और बहुत सारे फर्दर अपने प्रोजेक्ट में लग जा रहे हैं। तो एक ये जो बिल्कुल। ओपन अप हुआ है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो इतने हजारों हजार, मतलब हमारा, मैं जैसे उत्तर प्रदेश में हूँ, हम इस समय सेकंड नंबर पे हैं स्टार्टअप मैप ऑफ इंडिया अगर लें। फर्स्ट में महाराष्ट्र आता है जहां पे मुंबई है, और सेकंड पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है जहां पे हमारे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तो जिनके जिनको बारे में बहुत नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन यू विल नॉट बिलीव कि हम सेकंड स्टार्टअप कल्चर में 9,000 से 10,000 स्टार्टअप, और कई जिसमें यूनिकॉर्न हो चुकी हैं। तो हम्म, ये चीजें तो जाहिर सी बात है पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ी, और मैं आगे देख रहा हूँ। प्लस ये सारी चीजें आगे बढ़ने से क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट आती है कि आपने कोई चीज प्रोड्यूस किया, कानपुर में प्रोड्यूस किया, लखनऊ में प्रोड्यूस किया, आप उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया भेजना है, तो उसके लिए आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब चीज चाहिए। तो सारी चीजें बढ़ रही हैं साथ में। तो हम्म, ये सरकार का जो ये जो ओपन अप द इंस्टीट्यूशन फॉर कॉमन मैन जो हुआ, उसने तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने देखा पीएचडी जो हैं, ग्रेजुएट्स हैं या इंजीनियर्स हैं, वो जॉब के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। फाइल उनकी बगल में होती है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और उनको जॉब नहीं मिल रही।
तो ये भी तो एक इशू है ना, एक प्रॉब्लम है कि आपके जो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या इंजीनियर्स हैं या जो भी हैं, उनको जॉब का इतना इशू नहीं है वहाँ पर, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। हमारे यहाँ पर मैंने देखा कि पीएचडी वाला बेचारा 20,000 पे या 15,000 पे वो यहाँ पर जॉब कर रहा है, किसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है वो। तो ये सारे प्रॉब्लम भी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अगर पढ़ भी जाता है तो उसको जॉब नहीं मिलती। जी देखिए क्या होता है कि आपको बताया है कि पूरी सोसाइटी आपस में एक इंटरलिंक्ड होती है, इंडस्ट्री, एजुकेशन, सर्विस सेक्टर, एवरीथिंग इज लिंक्ड, सबको साथ ग्रो करना है, सब आगे बढ़ते हैं एक साथ में, तब जाकर के होता है। आप खूब सारे पढ़ाकू, आपने किस कहीं पे 1 लाख आपने ग्रेजुएट तैयार कर दिए, अब वो ग्रेजुएट करने के लिए आपको इंडस्ट्री नहीं है, तो ग्रेजुएट बेचारे क्या करेंगे? तो इंडस्ट्री, अब आप हमारे यहाँ पे देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यही जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप इंजीनियरिंग में खाली आईआईटी की बात करते हैं, इस आईआईटी के ही टक्कर की हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन जिसको बोला जाता है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी दोनों में एजुकेशन लेवल में कोई अंतर नहीं है, बस यह आईआईटी ज्यादा फेमस है, एनआईटी कम फेमस है। दोनों के एजुकेशन लेवल में, दोनों में एडमिशन भी सेम एग्जाम से ही होता है। अब आप आईटी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे लगभग 23 या 24 इंस्टीट्यूशन हैं, हर स्टेट में एक, लगभग किसी स्टेट में 2 भी, जिसको ट्रिपल आईटी बोला जाता है, इंडियन जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दे आर डेडिकेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहां का बच्चा आईटी का ही एक्सपर्ट बन के निकलता है और ऐसी ऐसी कोडिंग कर जाते हैं, बैठा हुआ यहाँ पे प्रयागराज में या कल्याणी में या हिमाचल ऊना में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा ऐसा कोडिंग कर सकता है कि जो सिलिकॉन वैली अमेरिका में बैठा हुआ आदमी नहीं समझ सकता ये क्या कोडिंग कर दिया इसने। तो जबरदस्त। दे आर डूइंग एक्सपर्टीज इन। तो क्या होता है कि जब ये लोग हमारे यहाँ पे, आप ऑटोमोबाइल देखिए, हमारे अपनी, हमको हमारे यहाँ पे कल को मर्सिडीज भी बिकती है, ऑडी भी बिकती है, बीएमडब्ल्यू भी बिकती है, आज है रहे, कल को जाती है चली जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी है, टाटा है, महिंद्रा है, सोनालिका है, हीरो है, सब है हमारे पास अपने। ये तो एक तो एडिशनल है ना। चलो भाई, हम हमारे पास एक शानदार 10 लाख रुपए में, 10 लाख इंडियन रुपीज में एक शानदार टॉप क्लास लग्जरी टाटा की गाड़ी मिल जाती है, विच यू कैन कंपेयर विद एनी बीएमडब्ल्यू ब्रांड। आप 12 लाख रुपया खर्चा कीजिए, टाटा की नेक्सॉन टॉप मॉडल लीजिए, और यू कैन, जो फीचर आपको एक बीएमडब्ल्यू एक्स में मिलेगा वो सारे फीचर इसे मिलेंगे। तो हमारे आज को रहती है बीएमडब्ल्यू, रहे कल को ना रहे, क्या फर्क पड़ता है हमको, हमारे को। तो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, हमारे पास आप नेम एनी इंडस्ट्री भी है, और वो इंडस्ट्री इसीलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वहां से पढ़ के निकले बच्चों के लिए ये सारी इंडस्ट्रीज तैयार खड़ी है। आपको एक फैक्ट और बता देता हूं, हमारे यहाँ आईटी क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितना हम ये जो इंटरनेट पे बात करते हैं, इट इज बीइंग डिस्कस्ड ऑन, ये पूरे जगह कम्युनिकेट होता है ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल, और जो समुद्र में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ी हुई है, उसका वर्ल्ड का जी सबसे बड़ा ओनर इंडिया है। लार्जेस्ट ओनर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज इंडिया। इंडियन कंपनी टाटा टीसीएस की वाह 45% ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल इन द वर्ल्ड इज ओन्ड बाय टीसीएस। तो ये सारी चीजें हमने इंडस्ट्री खड़ी की है हमारे यहाँ के लोगों ने, और कई कई 100 साल की मेहनत के बाद खड़ी की है। टाटा हो, बिड़ला हो, डालमिया हो, या ये सारे इंडस्ट्रीज प्री इंडिपेंडेंस नाम है इनके, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस। उसके बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं जो कि, जैसे कि आप देखेंगे तो जैसे रिलायंस कंपनियां हैं, रिलायंस है, कोटेक है, और सारी कंपनियां आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट दे न्यू एरिया। उसी तरह से प्री इंडिपेंडेंस की हमारी कोई ऐसी छोटी दुकान है, आपको एक हिस्टोरिकली बता दूं, लाहौर में एक दुकान थी, लाहौर में आपके, और उस लाहौर में उस दुकान में वो बिजली के पंखे और चोक, उस जमाने में जो बल्ब हुआ करते थे, इसकी वो दुकान लगाते थे लाहौर में आपके। और जब इंडिपेंडेंस, मतलब जब पार्टीशन हुआ, तो वो अपना सब कुछ लाहौर में छोड़ करके, उनका परिवार भाग करके आ गया भारत, जान बचा करके। लाहौर में उस कंपनी का, उन्होंने दुकान का नाम था लाला हवेली लाल एंड सन्स, और उसी लाला हवेली लाल एंड सन्स के अक्षरों को मिला करके उन्होंने एक कंपनी बनाई है, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा, जिसका नाम है हैवेल्स।
Havells India Limited, it is now one of the biggest वायर बिजली, मेरे घर में भी हैवेल्स के ही तार लगे हैं। पूरे इंडिया में हैवेल्स, पूरे ऑलमोस्ट एशिया में हैवेल्स नाम फेमस है। ये बनाया है जबरदस्त, उन्होंने बनाया है, ये मेहनत किया है लोगों ने यहाँ पे, और उसी मेहनत पे ही अपने आप को फोकस किया है। उन्होंने किसी और चीज पे फोकस नहीं किया। किसी भी नेता ने कॉल किया चलो चल के पाकिस्तान में उधर आते हैं, तो 10 लोग इकट्ठा नहीं हुए गाली देने के लिए। उन्होंने कहा तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने। ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अच्छे और बड़े जबरदस्त अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में आपने सारी चीजों को, रंजित त्रिपाठी जी, आपने एक्सप्लेन किया। और मैं चाहूंगा कि आइंदा भी आपसे बात होती रहे, और ये सारी चीजें जो आपने बताई, हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी भी इनके ऊपर अमल कर ले, आज से ही शुरू हो जाए। अभी तो इतना वक्त गुजर गया, 75-76 साल हो गए, लेकिन हम आज भी जो है वो आटे की लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर, और बिजली के बिलों के लिए परेशान है। तो सोच तो हमारी जाती ही नहीं इधर के हम किस तरीके से हमने मुल्क को तरक्की देनी या क्या करनी। तो फर्क है प्रायोरिटी का, कि आपने हमेशा से, आपके जो लीडर्स हैं या आपके जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने इस नेशन फर्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी होती है, आप हमेशा उसको सामने रख के सारे आपके फैसले होते हैं, सारे आपके प्रोग्राम होते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तरजीहात थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर अपने लिए ज्यादा सोचा जाता है, अपनी नस्लों के लिए ज्यादा सोचा जाता है, इसलिए तो ये सारे प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।